पच्चीस सौ तक होता है सर वैसे, या जाके। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम सलाम अब्बास जी। हम लोगों ने कल स्टॉक कंट्रोल लेवल्स डिस्कस किए थे। अगर उसमें कोई इश्यूज हैं, कोई मसले मसाइल हैं तो बता दें। वालेकुम सलाम। जी जो कल पढ़ा था, अगर उसमें कोई मसला है, कोई इशू है तो पूछ लें, नहीं तो फिर आगे मूव करेंगे हम लोग। ओके फाइन। अच्छा, अब हम लोग फर्दर इसमें जी आगे टॉपिक स्टार्ट करें, विच इज ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ईओक्यू मॉडल।
ये कहता है कि जब हम मार्केट से मटेरियल परचेज करते हैं, जब हम मार्केट से मटेरियल परचेज करते हैं तो उसको परचेज करने के हवाले से हमारी 3 किस्म की कॉस्ट इनकर होती है। यानी कि जब हम मार्केट से मटेरियल परचेज करते हैं तो मटेरियल परचेज करने पे हमारी 3 किस्म की कॉस्ट इनकर होती हैं। एक उसमें आती है परचेज कॉस्ट, दूसरी आती है ऑर्डरिंग कॉस्ट और तीसरी आती है होल्डिंग कॉस्ट। अब जब हम कहते हैं ईओक्यू, ईओक्यू के ऊपर अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे, पहले इसको हम अंडरस्टैंड करें कि परचेज कॉस्ट का क्या मतलब है। परचेज कॉस्ट इज बेसिकली वो कॉस्ट है जो हम सप्लायर को पे करते हैं। परचेज कॉस्ट वो कॉस्ट है जो हम सप्लायर को पे करते हैं फॉर द गुड्स। यानी कि जिस रेट के ऊपर हम सप्लायर से चीज परचेज कर रहे हैं वो हमारी परचेज कॉस्ट। जिस रेट पे हम सप्लायर से चीजें परचेज कर रहे हैं वो उसकी क्या कहलाती है, परचेज कॉस्ट। जिस रेट पे हम सप्लायर से चीजें परचेज कर रहे हैं वो उसकी क्या कहलाती है, परचेज कॉस्ट। मतलब अगर सप्लायर हमें रेट चार्ज कर रहा है 10 रुपीज पर केजी, तो जो 10 रुपीज पर केजी हम पे कर रहे हैं, 10 रुपीज पर केजी के हिसाब से जो हम पे कर रहे हैं वो हमारी परचेज कॉस्ट कहलाएगी। हमारी क्या कहलाएगी, परचेज कॉस्ट। क्लियर है जी पॉइंट या नहीं? अच्छा, अब जो हमारी परचेज कॉस्ट है ये रिड्यूस हो सकती है अगर हम बल्क परचेजेस कर लें, यानी कि लार्ज क्वांटिटी में अगर हम इसको खरीदें तो उससे हमारी जो परचेज कॉस्ट है वो कम हो सकती है। अगर हम बल्क में चीजें खरीदेंगे, बल्क में स्टॉक खरीदेंगे तो उससे हमारी परचेज कॉस्ट में कमी आ सकती है। बल्क परचेजेस से हमारी जो कॉस्ट है वो कम हो सकती है। जैसे हम कोई लार्ज क्वांटिटी मार्केट से परचेज कर लें, एक बड़ी लॉट उठा लें, तो उससे हो सकता है कि जो चीज़ वो हमें 10 रुपीज़ की चार्ज कर रहा था वो मे भी हमें 10 के बजाय वो 8 के रेट पे चार्ज कर दे या 9 के रेट पे चार्ज कर दे, तो उससे हमारी परचेज कॉस्ट में कमी आ सकती है। तो ये परचेज कॉस्ट है। परचेज कॉस्ट इज बेसिकली वो अमाउंट जो हम सप्लायर को पे कर रहे हैं फॉर द गुड्स। नेक्स्ट है जी इसमें ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डर करने की जो कॉस्ट है। ऑर्डर करने में हमारे पास कौन कौन, अब ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब ये कि जो हम ऑर्डर प्लेस करते हैं उसके ऊपर जो हमारा खर्चा आता है वो हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट है। ऑर्डर करने में ये 3 चीजें आती हैं। एक, जो हम ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं उस पर जो हमारा खर्चा हो रहा है, उस ऑर्डर को रिसीव करने पे जो खर्चा आ रहा है, और उस ऑर्डर के अगेंस्ट पे करने के ऊपर जो हमारा खर्चा आ रहा है, ये हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट में आता है। जैसे आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट का मतलब ये कि जैसे सप्लायर को कांटेक्ट करना था, सप्लायर को अप्रोच किया, उसके ऊपर अगर हमारा खर्चा आया तो वो भी ऑर्डरिंग में आएगा। इसके अलावा हमें जो ट्रांसपोर्टेशन, शिपमेंट वगैरह जो हमें चार्ज हो रही है वो भी ऑर्डरिंग में आएगी। कोई पेपर वर्क हम कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह जो हो रही है उसके ऊपर जो कॉस्ट आ रही है वो भी ऑर्डरिंग में आएगी। चीजें रिसीव करने पे अगर हमारा कोई खर्चा हो रहा है, क्वांटिटीज चेक करने पे कोई खर्चा आ रहा है, या इनवॉइसेस की पेमेंट करने के ऊपर अगर हमारा कोई खर्चा आ रहा है तो वो भी हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट में आएगा। हमारा किस में आएगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट के अंदर। इज दैट क्लियर जी? हाँ, समटाइम। अच्छा, अब एक चीज और है जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है। ठीक है, ऑर्डरिंग कॉस्ट जो हम पे करते हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारी जो है वो उसमें एक ये बात याद रखें कि ये ऑर्डरिंग कॉस्ट इस तरह से है कि अगर हम लोग, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट इस तरह से है कि अगर हम लोग जितने मर्जी यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस कर लें
क्वांटिटी से मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट चेंज नहीं होगी, यानी कि ये पर ऑर्डर कॉस्ट फिक्स है। चाहे हम 1 यूनिट मंगवाएं तब भी ऑर्डर कॉस्ट वही है, 2 यूनिट्स मंगवाएंगे तब भी ऑर्डर कॉस्ट वही है, यानी कि ऑर्डर कॉस्ट चेंज नहीं होगी। मतलब अगर मैं एक ऑर्डर करता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप घर बैठे KFC की कोई डील ऑर्डर करते हैं, तो KFC वाले 40 रुपीज चार्ज करते हैं ऑर्डर डिलीवर करने में। KFC वाले क्या करते हैं, 40 रुपीज आपको डिलीवरी कॉस्ट चार्ज करते हैं। कि अगर लेट सपोज फर्ज करें कि आपने अगर एक डील जो है KFC की आपने ऑर्डर की है, आपने KFC की अगर एक डील ऑर्डर की है तो आपको 40 रुपीज चार्ज हो जाएंगे। लेकिन अगर आप अपने ऑर्डर में 2 डील्स मंगवा लेते तो तब भी उन्होंने 40 ही चार्ज करना था। अगर आप 3 मील्स मंगवा लेंगे तब भी वो 40 चार्ज करेंगे, 4 मील मंगवाएंगे तब भी वो 40 चार्ज करेंगे। यानी कि ऑर्डर वाइज जो उनका चार्ज है वो उतना ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ऑर्डर वाइज उनका चार्ज चेंज नहीं होगा, यानी कि जितनी कॉस्ट वो चार्ज कर रहे हैं वही चार्ज होगी, जितनी कॉस्ट वो चार्ज कर रहे हैं वही कॉस्ट उसके ऊपर चार्ज होगी। ठीक है। जैसे अगर आप जैसे अभी कोविड की वजह से बहुत ज्यादा एक ट्रेंड शुरू हुआ ऑनलाइन शॉपिंग का, इसमें फॉर एग्जांपल कि आपने बोनांजा को या किसी भी ब्रांड को आपने ऑनलाइन उसको कहा जी हमें, अब बोनांजा फॉर एग्जांपल डिस्ट्रीब्यूशन डिलीवरी कॉस्ट चार्ज करता है 200 रुपीज। अब आप अगर एक सूट का ऑर्डर देंगे तब भी वो 200 रुपीज चार्ज करेगा, आप 2 सूट्स का ऑर्डर देंगे तब भी वो 200 ही चार्ज करेगा। यानी कि ये नहीं होगा कि 2 सूट हैं तो 400 रुपए डिलीवरी कॉस्ट होगी, नहीं, वो पर ऑर्डर डिलीवरी कॉस्ट फिक्स है। यानी कि उस ऑर्डर में 1 यूनिट हो या 1000 यूनिट्स हो, डिलीवरी कॉस्ट एक ही बार चार्ज होगी। डिलीवरी कॉस्ट जो है वो एक ही मर्तबा चार्ज होगी। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग, डिलीवरी कॉस्ट एक ही बार एक ही मर्तबा चार्ज होगी, बार बार चार्ज नहीं होगी। एग्री कर गए इस बात से? तो ये हमारी जो है इसमें ऑर्डरिंग कॉस्ट है, यानी कि ऑर्डर पर ऑर्डर खर्चा फिक्स है, चाहे उस ऑर्डर में 1 यूनिट हो या एक से ज्यादा जितने मर्जी यूनिट्स हो, वो चार्ज पर ऑर्डर है, पर यूनिट नहीं है। यानी कि ऑर्डरिंग कॉस्ट आपको पर यूनिट चार्ज नहीं होगी, ऑर्डरिंग कॉस्ट आपको पर ऑर्डर चार्ज होगी। अब उस ऑर्डर में 1 यूनिट हो या 100 यूनिट्स हो, 1000 हो, लाख हो, करोड़ यूनिट्स का ऑर्डर कर लें, वो खर्चा आपको उतना ही रहेगा। ये इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन, इस तरह की ऑर्डरिंग कॉस्ट। फिर इसमें अब फर्दर आती है होल्डिंग कॉस्ट। ज़ाहिर है जब हम चीजें मार्केट से खरीदते हैं तो उसके ऊपर हमें होल्डिंग कॉस्ट भी पड़ती है, उसके ऊपर हमें होल्डिंग कॉस्ट भी चार्ज होती है। होल्डिंग मतलब उसकी स्टोरेज कॉस्ट, होल्डिंग मतलब स्टोरेज कॉस्ट, होल्डिंग मतलब स्टोरेज कॉस्ट, उसके ऊपर हमें होल्डिंग कॉस्ट भी चार्ज होगी। फीस पे कर दें। किसका तो वेव्स का है, ये नहीं इसमें चल रहा, इसमें नहीं चल रहा, होल्डिंग नहीं हो रही, चेक तो करो। जी, तो इसमें जो होल्डिंग कॉस्ट है
होल्डिंग कॉस्ट जो हमें पड़ रही है वो चीजों को स्टोर करने के ऊपर पड़ रही है। ज़ाहिर है जब हम मार्केट से स्टॉक खरीदेंगे तो ज़ाहिर है उसको स्टोर करने पे हमारा खर्चा भी होगा, तो वो जो उसकी स्टोरेज पे हमें कॉस्ट पड़ रही है। अब स्टोरेज के ऊपर कौन कौन सी कॉस्ट पड़ती है? एक हमें पड़ती है इंटरेस्ट कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट, इंश्योरेंस कॉस्ट। अच्छा, अब इंटरेस्ट कॉस्ट की एक्सप्लेनेशन में मैं आता हूं कि ये होल्डिंग में कैसे बनेगी। इंश्योरेंस कॉस्ट का तो आपको पता है कि ज़ाहिर है अगर हमने चीजें स्टोर की हुई हैं तो हम उसकी इंश्योरेंस करवाते हैं, स्टोर डिपार्टमेंट की इंश्योरेंस करवाते हैं कि ताकि ये चीजें जो है ये इंश्योरेंस हो गई, कोई खुदा न खासा लॉस होता है तो हम अपना लॉस रिकवर कर सकें, तो हमने अपना रिस्क जो है उसको ट्रांसफर किया हुआ है इंश्योरेंस कंपनी के। दूसरी जार है इलेक्ट्रिसिटी और पानी का खर्चा जो होता है, बिल्स वगैरह, वो इसके अंदर आएंगे। स्टोर डिपार्टमेंट के स्टाफ की वेजेस वगैरह, सैलरीज वगैरह आएंगी। फिर आता है रिस्क ऑफ ऑब्सोलिसेंस, यानी कि ऑब्सोलिसेंस का मतलब ये है कि अगर कोई स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ है, होल्ड किया हुआ हमने, अगर वो पड़ा पड़ा आउटडेटेड हो जाए, ऑब्सोलीट हो जाए, ठीक है, ओल्ड फैशन हो जाए, यानी कि उस चीज का फैशन ही खत्म हो गया, वो पड़ा पड़ा अब उसका अब यूजेज नहीं रहा आगे एनवायरमेंट में, तो वो होता है रिस्क ऑफ ऑब्सोलिसेंस। यानी कि कोई इन्वेंट्री अगर पड़ी 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 रही लेकिन अब उसका कोई यूजेज नहीं है, या अब वो प्रैक्टिकली मार्केट में यूज नहीं हो रही, वो आउटडेटेड हो गई प्रोडक्ट, तो वो भी आपकी होल्डिंग में चार्ज होगा। पिल फ्रिज अगर पड़ी पड़ी खराब हो जाए, डिटेरियोरेशन, डैमेज हो जाए, एक्सपायर हो जाए, तो वो भी हमारी होल्डिंग में चार्ज होती है, वो भी हमारी होल्डिंग कॉस्ट में चार्ज होगी। अब मैं आता हूं इंटरेस्ट कॉस्ट कैसे होल्डिंग कॉस्ट हो सकती है। देखिए फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग मार्केट से हमें स्टॉक परचेज करना है, अब स्टॉक परचेज करने के लिए हमें मार्केट से अब हमें फंड्स चाहिए। फॉर लेट सपोज कि कभी ऐसा भी होता है कि हमारे पास फंड्स नहीं है, स्टॉक खरीदने के लिए हमारे पास फंड्स नहीं है। अब मैंने क्या किया कि मैंने बैंक से लोन लिया, यानी कि बैंक से कर्जा लिया, और बैंक मुझे उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर, बैंक मुझे उसके ऊपर क्या कर रहा है, इंटरेस्ट चार्ज करता है। बैंक मुझे उसके ऊपर क्या करता है, इंटरेस्ट चार्ज करता है। अब वो जो अमाउंट, फॉर एग्जांपल मैंने 1 लाख का, 1 लाख रुपीस का बैंक से लोन लिया, मैंने बैंक से 1 लाख रुपए का क्या किया है, लोन ले लिया, और बैंक मुझे इस 1 लाख के ऊपर 10% इंटरेस्ट चार्ज करता है। अब जब तक मैं बैंक को उसकी अमाउंट वापस नहीं कर दूंगा, बैंक मुझे इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करता रहेगा। जब तक मैं बैंक को उसकी अमाउंट वापस नहीं कर दूंगा, बैंक मुझे इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करता रहेगा। जब तक मैं बैंक को उसकी अमाउंट वापस नहीं करूंगा, बैंक मुझे उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करता रहेगा। मैं बैंक को उसकी अमाउंट कब वापस करूंगा, जब मेरे पास कैश आएगा। और मेरे पास कैश कब आएगा, कि ये जो मैंने इन्वेंट्री खरीदी है, जब मैं इस इन्वेंट्री को से प्रोडक्ट बना के मार्केट में बेचूंगा, या इस इन्वेंट्री को बेचूंगा और मुझे मेरा कस्टमर पे करेगा, तो फिर मेरे पास फंड्स आएंगे, मेरे पास कैश आएगा, और उस वक्त मैं इस पोजीशन में होऊंगा कि मैं बैंक को उसकी अमाउंट वापस पे कर सकूं। तब मैं इस सिचुएशन में होऊंगा कि मैं बैंक को उसकी अमाउंट वापस पे कर सकूं, उसका लोन अमाउंट उसको रिटर्न कर सकूं। इसका मतलब अगर इस चीज को सम अप किया जाए, समराइज किया जाए इस चीज को, तो ये बनता है कि अगर जब तक मेरा स्टॉक होल्डिंग पोजीशन में है, मेरे पास फंड्स नहीं आएंगे। मेरा स्टॉक जब तक होल्डिंग पोजीशन में है, मेरे पास फंड्स नहीं आएंगे, और जाहिर है जब तक मेरे पास फंड्स नहीं आएंगे, मैं बैंक को पैसा नहीं पे कर सकता, उसका लोन उसको क्लियर नहीं कर सकता। सो इसका मतलब कि जब तक मेरा स्टॉक होल्डिंग पोजीशन में है, मुझे इंटरेस्ट पड़ता रहेगा। जब तक मेरा स्टॉक होल्डिंग पोजीशन में है, मुझे इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होता रहेगा। गॉट इट? तो इस वजह से जब भी कहा जाए इंटरेस्ट कॉस्ट,
तो स्टूडेंट्स इंटरेस्ट कॉस्ट जो होती है वो हमेशा होल्डिंग कॉस्ट में आएगी। इंटरेस्ट कॉस्ट जो है वो हमेशा होल्डिंग कॉस्ट में आएगी। इंटरेस्ट कॉस्ट हमेशा किस में आएगी? होल्डिंग कॉस्ट में। इंटरेस्ट कॉस्ट हमेशा किस में आएगी? होल्डिंग कॉस्ट में। इंटरेस्ट कॉस्ट हमेशा किस में आएगी? होल्डिंग कॉस्ट में। ये बात याद रखनी है अब आपको। इंटरेस्ट कॉस्ट हमेशा किस में आती है? होल्डिंग कॉस्ट के अंदर। इंटरेस्ट कॉस्ट किस में आएगी? हमेशा होल्डिंग कॉस्ट के अंदर। अच्छा, अब यहाँ पर डिस्कशन हम करने लगे हैं कि हम स्टॉक होल्ड क्यों करते हैं, स्टॉक को होल्ड क्यों किया जाता है। मेरा ख्याल है ये बातें हमें वैसे भी पता है कि स्टॉक को स्टोर क्यों करते हैं। रीजंस जो हैं इसकी वो यहाँ पर उसने कुछ बताई हैं, जिसमें कहते हैं कि जी हमारे पास सफिशिएंट स्टॉक हर वक्त अवेलेबल रहे, जिससे हम अपनी फ्यूचर डिमांड्स को पूरा कर सकें। यानी कि हर वक्त हमारे पास स्टॉक इतनी सफिशिएंट क्वांटिटी में अवेलेबल हो कि जिससे हम अपनी फ्यूचर डिमांड्स को पूरा कर सकें। दूसरा, फ्यूचर में अगर कहीं कभी कोई मटेरियल की शॉर्टेज आए तो हमने पहले से ही अपने पास स्टॉक होल्ड किया होगा, तो हम उस शॉर्टेज से अपने आप को सिक्योर कर लेंगे। दूसरा ये कि हम बल्क परचेजेस अवेल कर सकते हैं। दार अगर हम ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में स्टॉक खरीदेंगे तो हमें डिस्काउंट्स वगैरह मिल जाएंगे। दूसरा, हमारी प्रोडक्शन में कभी ब्लॉकेज नहीं होगी, हमारी प्रोडक्शन एक स्मूथ फ्लो से चलती रहेगी। और तीसरा, हम स्टॉक आउट सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए भी स्टॉक होल्ड करें। ये उसने डिफरेंट यहाँ पे कुछ रीजन बताया। अब जो चीज हम डिस्कस करने लगे हैं वो ये है कि हमें मार्केट से स्टॉक परचेज करना है। और हमने ये डिस्कस किया कि जब भी हम मार्केट से स्टॉक खरीदेंगे, जब भी हम मार्केट से स्टॉक परचेज करेंगे, तो उसके अंदर हमारी 3 किस्म की कॉस्ट इनकर होंगी। एक उसकी परचेज कॉस्ट होगी, दूसरी उसकी ऑर्डरिंग कॉस्ट होगी, और तीसरी उसके ऊपर हमें होल्डिंग कॉस्ट। परचेज कॉस्ट वो है जो हम अपने सप्लायर को पे करेंगे, और होल्डिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट वो है जो हमें ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के ऊपर खर्चा आएगा, और तीसरा हमारी होल्डिंग कॉस्ट जो उसकी स्टोरेज पे हमारा खर्चा होगा वो इसके अंदर आएगा। ठीक है, तो ये 3 किस्म की कॉस्ट हमारी इसमें लगेगी। अब लेट्स से कि मैं ये कहता हूं कि हमारी जो डिमांड है, हमारी जो डिमांड है, लेट्स से कि हमें टोटल 10,000 केजीज परचेज करनी है। हमारी डिमांड है कि हमें टोटल कितनी क्वांटिटी परचेज करनी है? 10,000 केजीज परचेज करनी है। हमारी डिमांड है कि हमें कितनी क्वांटिटी परचेज करनी है? 10,000 केजीज। हमें स्टॉक से, हमें मार्केट से कितना स्टॉक परचेज करना है? 10,000 केजीज। अब यहाँ पे दो बातें आती हैं। एक तरीका कार तो ये है कि हम लोग क्या करें, बल्क परचेजेस करना। बल्क परचेजेस मतलब 5,000 केजीज करके मार्केट से स्टॉक परचेज करें, यानी कि 5,000 केजी के ऑर्डर करें और स्टॉक परचेज करें। अगर हमने ऐसा किया तो हमारी जो परचेज कॉस्ट है, परचेज कॉस्ट हमारी कम हो जाएगी। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारी परचेज कॉस्ट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि बल्क परचेजेस की वजह से हमारी परचेज कॉस्ट में हमें डिस्काउंट मिल जाएगा। सेकेंडली, हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट, हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कम हो जाएगी। वजह, हमें सिर्फ 2 बार ऑर्डर करना पड़ेगा। हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट भी
कम हो जाएगी, क्योंकि हमें सिर्फ 5-5 हजार केजी के 2 ऑर्डर करेंगे तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है 10,000 केजी की वो पूरी हो जाएगी। तो हमें ऑर्डरिंग कॉस्ट भी सिर्फ 2 बार चार्ज होगी। तीसरी जो इसमें चीज आती है डेट इज द होल्डिंग कॉस्ट। हमारी होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, हमारी होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। हमारी होल्डिंग कॉस्ट क्यों बढ़ेगी? हमारी होल्डिंग कॉस्ट इसलिए बढ़ेगी अगर हम मार्केट से लार्ज क्वांटिटी में डाटा खरीदेंगे, अगर हम मार्केट से लार्ज क्वांटिटी में डाटा परचेज करेंगे तो उसकी वजह से अगर हम ज्यादा क्वांटिटी खरीद के ला रहे हैं तो ज्यादा क्वांटिटी को स्टोर करने के ऊपर हमारा एक्सपेंस भी ज्यादा होगा, हमारी कॉस्ट भी ज्यादा लगेगी। मतलब हमें स्टोर रूम बड़ा चाहिए होगा, स्टोर रूम बड़ा होगा तो उसके बिल्स उस हिसाब से बढ़ जाएंगे, स्टोर रूम बड़ा होगा इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ जाएगी, स्टोर रूम बड़ा होगा तो नंबर ऑफ वर्कर्स की क्वांटिटी में भी फर्क पड़ेगा। तो इससे हमारे पास आ जाएगी इसकी एनुअल टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। यानी कि हमें स्टोरेज के लिए जगह ज्यादा चाहिए होगी। और स्टूडेंट्स इन तीनों कॉस्ट का जो सम है, इन तीनों कॉस्ट का जो सम है वो सम कहलाता है टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट। और ये जो हमारी टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट है ये बढ़ जाएगी ड्यू टू होल्डिंग एलिमेंट। हमारी अगर मैं ये कहूं कि मुझे पूरे साल में मुझे इन्वेंट्री कॉस्ट कितनी पड़ती है, अगर मैंने ये कैलकुलेट करना हो कि मुझे पूरे साल में इन्वेंट्री कॉस्ट कितनी पड़ेगी, तो वो इन तीनों कॉस्ट का सम है। देखें जब भी हम मार्केट से स्टॉक खरीदते हैं तो उसमें हमारी 3 किस्म की कॉस्ट लगती हैं। एक उसको खरीदने पे यानी कि सप्लायर को जो हम पे करते हैं परचेज कॉस्ट, एक जो उसको ऑर्डर प्लेस करने पे शिपमेंट कॉस्ट या ऑर्डर करने पे जो खर्चा आता है ट्रांसपोर्टेशन वगैरह डॉक्यूमेंटेशन वगैरह वो ऑर्डरिंग कॉस्ट, और जब वो चीज आ जाती है तो उसको स्टोर करने पे जो खर्चा है वो होल्डिंग कॉस्ट। तो ये 3 किस्म की कॉस्ट है। तो अब अगर मैं बल्क में चीजें खरीदूंगा, लार्ज क्वांटिटी में सामान खरीदता हूं, तो मेरी परचेज कॉस्ट हो सकता है कम हो जाए क्योंकि मुझे डिस्काउंट मिल जाएंगे। ऑर्डरिंग कॉस्ट भी मेरी कम होगी क्योंकि मेरे नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम हो जाएंगे। मुझे सिर्फ 5-5 हजार के जी के 2 ऑर्डर करने हैं, मेरी 10,000 केजी की क्वांटिटी मेरे पास होगी। और तीसरा मेरी जो होल्डिंग कॉस्ट मुझे पड़ेगी, मेरी होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। वजह, अगर मैं ज्यादा क्वांटिटी खरीदूंगा एक वक्त में तो उसको स्टोर करने के लिए मुझे जगह भी ज्यादा रिक्वायर्ड होगी, जिसकी वजह से मेरी होल्डिंग कॉस्ट बढ़ेगी। मुझे स्टोर रूम बड़ा चाहिए होगा, स्टोर रूम बड़ा होगा तो उसका रेंट ज्यादा होगा, सिक्योरिटी अरेंजमेंट ज्यादा हो जाएंगे, इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ेगी, वर्कर्स की कॉस्ट बढ़ जाएगी, बिल ज्यादा हो जाएंगे, ये सारे खर्चे मेरे बढ़ जाएंगे। तो होल्डिंग कॉस्ट एलिमेंट की वजह से मेरी एनुअल टोटल कॉस्ट मिनिमाइज हो जाएगी, मैक्सिमाइज हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब अगर मैं अपनी होल्डिंग कॉस्ट को कम करना चाहता हूँ, यानी कि अगर मैं अपनी टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट को कम करना चाहता हूँ, तो वो अभी मेरी एनुअल टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट होल्डिंग की वजह से ज्यादा है। तो अगर मैं अपनी होल्डिंग कॉस्ट को कम करना चाहता हूँ तो उसका एक सोल्यूशन ये है कि मैं लेस क्वांटिटी मार्केट से खरीदूं, स्मॉल साइज के ऑर्डर्स प्लेस करूं, स्मॉल साइज के क्या करूं, ऑर्डर्स प्लेस करूं, लाइक 1-1 हजार केजी करके खरीदूं। पहले मैं 5-5 हजार केजी का ऑर्डर कर रहा था, मैं क्या कर लूं 1-1 हजार केजी का ऑर्डर प्लेस करूं। जार है अब जब मैं 1-1 हजार केजी खरीदूंगा तो 1-1 हजार केजी को स्टोर करने के लिए 1000 केजी को स्टोर करने के लिए मुझे स्टोर रूम भी छोटा रिक्वायर्ड होगा, जिससे मेरी होल्डिंग कॉस्ट कम हो जाएगी और मेरे सारे बाकी अरेंजमेंट्स भी कम हो जाएंगे। स्टोर रूम कम होने से रेंट कम होगा, इंश्योरेंस कॉस्ट कम होगी, बिल्स कम हो जाएंगे, स्टाफ कम रखना पड़ेगा, सिक्योरिटी अरेंजमेंट थोड़ी इकोनॉमिकल हो जाएंगी। तो ये सारे बेनिफिट्स मेरी होल्डिंग कॉस्ट कम कर देंगे। लेकिन इसके बरक्स अब मेरी परचेज कॉस्ट बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि अब मुझे डिस्काउंट्स नहीं मिलेंगे। और अगर इन केस मुझे डिस्काउंट मिल भी जाए, अगर इन केस मुझे डिस्काउंट मिल भी जाए तो वो जितना मुझे पहले डिस्काउंट मिल रहा था 5,000 केजी का ऑर्डर करने पे उससे कम मिलेगा।
तो मतलब इन शॉर्ट मेरी परचेज कॉस्ट बढ़ गई, और अब मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट भी बढ़ेगी। वजह, जो चीज मैं पहले 5,000 kg के 2 ऑर्डर्स करके 10,000 kg पूरा कर रहा था, अब उस चीज के लिए मुझे 10 दफा ऑर्डर करना पड़ेगा, यानी कि मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट में बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि मेरे नंबर ऑफ ऑर्डर्स इंक्रीज हो रहे हैं। नंबर ऑफ ऑर्डर्स इंक्रीज होने की वजह से मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, और अब यहाँ पर मेरी टोटल कॉस्ट, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट फिर ज्यादा हो जाएगी, लेकिन अब ये ज्यादा हो रही है ड्यू टू परचेज कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट। पहले ये ज्यादा हुई थी ड्यू टू होल्डिंग की वजह से। अब कंक्लूजन ये है कि अगर हम लार्ज साइज का ऑर्डर करें तो तब भी हमारी टोटल कॉस्ट बढ़ती है, टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट हमारी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि हमें उतना होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। और अगर हम स्मॉल क्वांटिटी के ऑर्डर्स करें तो स्मॉल क्वांटिटी के ऑर्डर्स करने से हमारी परचेज और ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है, और परचेज और ऑर्डरिंग कॉस्ट के बढ़ने से हमारी एनुअल टोटल कॉस्ट बढ़ जाती है। सो द प्रॉब्लम इज कि हम ये चाहते हैं कि कोई ऐसा ऑर्डर साइज मिले कि जिससे we want to minimize total annual इन्वेंट्री कॉस्ट। हम क्या चाहते हैं? अपनी टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट को मिनिमाइज करना चाहते हैं। ये हमारा मकसद है, ये हमारा मोटिव है, हम इस पर्पस के लिए काम करते हैं। We want to minimize total annual inventory cost, ये हमारा एम है। लेकिन अगर हम ज्यादा ऑर्डर करें तब भी कम नहीं हो रही, कम ऑर्डर करें तब भी नहीं हो रही। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए एक थेरिस्ट ने एक मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया जिसको हम कहते हैं EOQ मॉडल, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल। एक थेरिस्ट ने ये एक मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया, और वो उसने कहा कि ये जो मॉडल है, अगर हम इस मॉडल को यूज करेंगे तो इससे हमारी एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट, टोटल कॉस्ट जो है वो मिनिमाइज हो सकती है, कम हो सकती है। अब ये मॉडल क्या है, इसके ऊपर हम अपनी डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पे वही फॉर्मूला उसने आपको बताया जो अभी मैंने आपको बता रहा था कि एनुअल टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट क्या होती है, ये उसने उसी का फॉर्मूला यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। ये देखें जी, ये उसने एक इस मॉडल में उसने ये एक थ्योरी दी, EOQ का फॉर्मूला। उसने कहा कि ये एक इक्वेशन उसने दी है, उसने कहा कि जब ये इक्वेशन आप सॉल्व करेंगे तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने से आपके पास एक क्वांटिटी निकलेगी, नंबर ऑफ यूनिट्स निकलेंगे, और वो जो नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, जब आप इन नंबर ऑफ यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करेंगे मार्केट में और हर बार इन्हीं यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करेंगे तो ऐसा करने से आपकी एनुअल टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट मिनिमाइज होगी। यानी कि उस थियरिस्ट ने जब ये मॉडल दिया EOQ मॉडल, तो उसने इसके अंदर एक इक्वेशन ड्राइव की, उसने एक इक्वेशन दी कि EOQ इज इक्वल टू 2 into CO into D डिवाइडेड बाय CH स्क्वायर रूट। ठीक है, उसने कहा कि जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो इससे हमारे पास एक नंबर ऑफ यूनिट्स निकलते हैं, और ये नंबर ऑफ यूनिट्स ऐसे हैं कि अगर आप हर बार इन यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करेंगे तो ऐसा करने से आपकी एनुअल टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट मिनिमाइज होगी। ये उसका क्लेम था। अब इसमें डी क्या चीज है? डी इज योर एनुअल डिमांड। डी क्या है? आपकी एनुअल डिमांड या एनुअल यूजेज, यानी कि हमने सालाना कितना स्टॉक इस्तेमाल करना है, ये वो है। CH एक यूनिट को होल्ड करने की कॉस्ट। CH क्या चीज है? एक यूनिट को होल्ड करने की कॉस्ट। CO क्या है?
CO इज बेसिकली कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, यानी कि एक मर्तबा ऑर्डर करने का खर्चा, इसको हम CO कहते हैं। एक ऑर्डर करने का खर्चा, सिंगल एक ऑर्डर प्लेस करने का खर्चा। और PC इज परचेज कॉस्ट पर यूनिट, यानी कि जो मार्केट से जो हम स्टॉक खरीदेंगे वो हमें किस रेट पे मिलेगा, ये हमारी परचेज कॉस्ट पर यूनिट। स्टूडेंट्स, अब इसमें एक बात बहुत अहम है, वो ये है, बल्कि आप इसको अगर ये कह दिया जाए कि EOQ मॉडल में एग्जामिनर के पास एक ही ट्रिक है आपको फिसलाने का, ट्रैप करने का या आपसे गलती करवाने का, वो ये है कि ये जो उसने लिखा हुआ है डिमांड और CH, डिमांड और CH का जो है should have same time period, should have same time period। लाइक जैसे यहाँ पे एनुअल है तो ये दोनों एनुअल हो, अगर मंथ में है तो फिर दोनों मंथली हो, अगर क्वार्टरली है तो दोनों क्वार्टरली हो। मतलब मेरी इस बात का मकसद ये है, ये बताने का मतलब ये है कि अक्सर क्वेश्चंस में, EOQ के क्वेश्चंस के अंदर एग्जामिनर ये ट्रिक लगाएगा कि उसने CH तो आपको एनुअल बताई हुई होगी, यानी कि पर एनम बेसिस पे बताई हुई होगी, लेकिन डिमांड वो आपको हो सकता है पर मंथ बता दे। CH एनुअल है लेकिन डिमांड पर मंथ बता रहा है, या CH एनुअल है लेकिन डिमांड वो आपको पर क्वार्टर यानी कि 3 महीनों की बता रहा है। CH तो एनुअल है लेकिन डिमांड वो आपको 6 महीनों की बता रहा है, यानी कि साल की नहीं बता रहा है, एनुअल नहीं बता रहा। तो उसका हल ये है कि आपने उसको एनुअली लेकर चलना है। आपने उसको किस तरह से लेकर चलना है? एनुअली लेकर चलना है। आपने उसको एनुअली लेकर चलना है। इज दैट क्लियर? यानी कि देखे ना, अभी ऊपर जो फॉर्मूला है इसमें ये CH और ये D, इन दोनों का टाइम पीरियड सेम होना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये एक चीज ऊपर डिमांड आपकी एनुअल में हो, CH आपकी पर मंथ हो, या CH एनुअल हो डिमांड एनुअल ना हो, तो ये मिसमैच है। तो इसलिए इसको पहले दोनों का टाइम पीरियड, और जो CH है वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड की डिमांड की बेस पे कैलकुलेट होती है। सो अगर हम कहते हैं कि हमारी CH एनुअल है तो इसका मतलब है कि ये एनुअल डिमांड की बेस पे कैलकुलेट हुई है। सो फिर हमें ऊपर जब हम EOQ का फॉर्मूला लगाएं तो फिर हमें डिमांड और CH का टाइम पीरियड भी सेम लेना चाहिए। अगर इनका टाइम पीरियड सेम नहीं है तो फिर हमें इनका टाइम पीरियड सेम करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, यहां तक बात समझ में आई है या नहीं आई? किसी का कोई इशू है तो जल्दी बताएं, नहीं तो फिर इसके बाद मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। जी, परचेज कॉस्ट फॉर्मूले का पार्ट नहीं है। परचेज कॉस्ट जो है, परचेज कॉस्ट पर यूनिट या परचेज प्राइस पर यूनिट, ये एज सच EOQ के फॉर्मूले का हिस्सा नहीं है जाहिद साहब, लेकिन बाज औकात हमें इसकी जरूरत पड़ती है। वो अब अगली बात है, उसकी तरफ अभी चलते हैं। पहले इसका मुझे बताएं, ये चीज क्लियर है जो मैंने बताई? ओके ओके, फर्ज कर लें, फर्ज करें कि जी आपकी जो एनुअल डिमांड है दैट इज 1000 यूनिट्स। आपकी एनुअल डिमांड कितनी है? 1000 यूनिट्स। डिमांड कितनी है? 1000 यूनिट्स पर एनम। ये पूरे साल की डिमांड है 1000 यूनिट्स। और CH वो आपको दे रहा है 10%। CO है $10, 10 रुपीज पर ऑर्डर।
₹10 पर ऑर्डर। तो परचेज कॉस्ट है वो उसने आपको बताई है ₹20 पर यूनिट, यानी कि मार्केट से सप्लायर हमें 1 यूनिट किस रेट पे चार्ज कर रहा है, ₹20 पर यूनिट के साथ। ₹20 पर यूनिट के साथ। अच्छा अब लिसन, यहां पर एक चीज है, मैंने यहाँ पे बताया कि CH जो है वो 10% है। अक्सर क्वेश्चन के अंदर CH आपको परसेंटेज में मिलेगी, और जब भी CH परसेंटेज में होगी तो ये परसेंटेज अप्लाई करनी है आपने किस पे, परचेज कॉस्ट। जाहिर साहब मेरी बात समझ में आई? जब भी CH परसेंटेज में आपको बताई जाए तो आपने क्या करना है, आपने ये परसेंटेज किस पे अप्लाई करनी है, अपनी परचेज कॉस्ट पे। यानी कि 10% अगर CH लिखी हुई है 10%, तो 10% किसका लेना है, परचेज कॉस्ट पर यूनिट का लेना है। वो इंग्लिश में कुछ भी लिखे पर आपने यही करना है, क्योंकि CH जब भी परसेंटेज में होती है तो वो परचेज कॉस्ट पे अप्लाई होती है। उसकी वजह ये है, उसकी वजह भी मैं आपको बताता हूँ। यानी कि ₹20 का 10% विच इज इक्वल्स टू ₹2 पर यूनिट। अब हमारी CH ये बन गई पर यूनिट, ₹2 पर यूनिट। बाज दफा आपको ये CH इसी तरह गिवन होती है, ₹2 पर यूनिट, 1.5 पर यूनिट, $1 पर, ₹1 पर यूनिट, ₹5 पर यूनिट, इस तरह CH गिवन होती है। लेकिन अगर CH परसेंटेज में आएगी तो वो परसेंटेज किस पे अप्लाई होगी जी, वो CH आप किस पे लगाएंगे, वो CH आप लगाएंगे परचेज कॉस्ट के ऊपर। तो CH आप किस पे लगाएंगे, परचेज कॉस्ट के ऊपर। उसकी वजह ये है, देखें ये जो जब CH परसेंटेज में देता, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि CH जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो हमारी होल्डिंग कॉस्ट है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये बात आपसे की है, इंटरेस्ट कॉस्ट हमारी होल्डिंग कॉस्ट में आती है, राइट। और इंटरेस्ट जार है परसेंटेज में होता है। तो जब CH परसेंटेज में दी जाती है तो ये अमूमन वही इंटरेस्ट होता है जो बैंक आपको लोन अमाउंट के ऊपर चार्ज करता है, जो बैंक आपको लोन अमाउंट के ऊपर चार्ज कर रहा है, अमूमन ये वही इंटरेस्ट होता है। इज दैट क्लियर और नॉट, यस और नो? तो अब देखिए ना, फॉर एग्जांपल मैंने बैंक से 1 लाख रुपया लोन लिया और 1 लाख से मैंने किया क्या, मैंने इन्वेंट्री खरीद ली। अब बैंक जो मुझे 10% इंटरेस्ट चार्ज करेगा वो 1 लाख के ऊपर करेगा ना। अब 1 लाख से किया क्या है, इन्वेंट्री खरीदी है, तो इसका मतलब इंटरेस्ट मैं किस पे पे कर रहा हूँ, परचेज कॉस्ट के ऊपर। तो इस वजह से जब भी इंटरेस्ट को आपको CH परसेंटेज में आए तो वो हमेशा किस पे अप्लाई होगी, परचेज कॉस्ट के ऊपर होगी। जी आसान, गॉट इट? अच्छा अब ये कुछ फॉर्मूलाज हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के हवाले से, यानी कि ये वो फॉर्मूले हैं। जी जाहिद, मैंने ये कहा है कि अगर देखो फॉर एग्जांपल मैं बैंक से 1 लाख का कर्जा लेता हूं और बैंक मुझे इस 1 लाख के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करता है 10%। अब इस 1 लाख से मैंने क्या किया, मैंने इन्वेंट्री परचेज कर ली। मैंने 1 लाख से इन्वेंट्री खरीदी। अब मैंने 10% इंटरेस्ट किस पे पे करना था, लोन अमाउंट से, लोन अमाउंट के ऊपर। और लोन अमाउंट मेरी कितनी है, 1 लाख। और लोन अमाउंट से मैंने किया क्या, इन्वेंट्री खरीदी। तो इन शॉर्ट ये कहना गलत तो नहीं होगा कि जो मैं इंटरेस्ट दे रहा हूँ वो इन्वेंट्री की जो परचेज कॉस्ट है उसके ऊपर पे कर रहा हूँ। जी जाहिद साहब,
कि जो मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूं वो इन्वेंट्री के लिए जो मैंने लोन लिया था उसके ऊपर, उस अमाउंट के ऊपर मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ। तो उस अमाउंट से मैंने किया तो इन्वेंट्री को खरीदा ही है, इन्वेंट्री परचेज किया, तो इसका मतलब इन्वेंट्री कॉस्ट ही मेरी के ऊपर ही पे है, उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। अब ये इसके कुछ फॉर्मूलाज हैं। इसमें सबसे पहले आता है नंबर ऑफ ऑर्डर्स। नंबर ऑफ ऑर्डर्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? डी ओवर ईओ क्यू, यानी कि जो हमारी डिमांड है, डिमांड को डिवाइड करेंगे ईओ क्यू से। ईओ क्यू वो क्वांटिटी है जिसका हमने ऑर्डर प्लेस करना। दूसरा फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर, अगर एक ऑर्डर हम आज कर रहे हैं तो दूसरा ऑर्डर हम कितनी देर के बाद करेंगे। अगर एक ऑर्डर हमने आज किया है तो दूसरा ऑर्डर कितनी देर के बाद होगा, यानी कि एक ऑर्डर से दूसरे ऑर्डर के दरमियान गैप कितना होगा। तो इसको कैलकुलेट करने के ये दो फॉर्मूले हैं, 365 डेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स या EOQ डिवाइडेड बाय D इंटू 365। अब जो ज्यादातर फॉलो किया जाता है वो ये वाला फॉलो किया जाता है, फिर आंसर दोनों से सेम निकलता है। फिर एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? डिमांड ओवर EOQ इंटू CO। डिमांड ओवर EOQ इंटू CO। इसको यूं भी लिख दिया जाए तो गलत नहीं होगा, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इंटू CO। नंबर ऑफ ऑर्डर्स इंटू CO भी लिख सकते हैं, लेकिन प्रेफरेबल मेथड यही वाला D ओवर EOQ इंटू CO। D को पहले EOQ से डिवाइड करें, फिर जो आंसर आए उसको CO से मल्टीप्लाई कर दें। फिर आपकी एनुअल होल्डिंग कॉस्ट, EOQ डिवाइडेड बाय 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक इंटू CH। इससे हमारी एनुअल होल्डिंग कॉस्ट निकलेगी। CH एक यूनिट की होल्डिंग कॉस्ट है, लेकिन जब हम ये कहेंगे एनुअल होल्डिंग कॉस्ट यानी कि पूरे साल की टोटल होल्डिंग कॉस्ट निकल आएगी। फिर एनुअल परचेज कॉस्ट। अब एनुअल परचेज कॉस्ट में वो कहते हैं कि जी D यानी कि डिमांड मल्टीप्लाई बाय परचेज प्राइस पर यूनिट या परचेज कॉस्ट पर यूनिट। और लास्ट में फाइनली इस जब हम इनको टोटल करेंगे, इन तीनों कॉस्ट को, इन तीनों कॉस्ट का जो सम है वो ये बन जाएगा एनुअल टोटल कॉस्ट। इन तीनों का जो सम है वो क्या कहलाएगी? एनुअल टोटल कॉस्ट। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस एनुअल होल्डिंग कॉस्ट प्लस एनुअल परचेज कॉस्ट। तो इन तीनों कॉस्ट का सम आपकी एनुअल टोटल कॉस्ट कहलाता है। ये फॉर्मूला जब भी हम एक क्वेश्चन करेंगे उसमें ये मजीद क्लियर हो जाएगा। यदि अब ये एक डेटा है आपके सामने इस टाइम, ये एक एग्जांपल है जो हम सॉल्व करने लगे हैं। तो कहते हैं जी EOQ की एग्जांपल है, एग्जांपल 10। कहते हैं द डिमांड ऑफ ए कंपनीज पर्टिकुलर स्टॉक आइटम इज 250 यूनिट्स पर क्वार्टर, यानी कि एक क्वार्टर के अंदर, यानी कि उसने डिमांड आपको दी है पर क्वार्टर। दैट इज योर D। ये उसने आपको डिमांड पर क्वार्टर बताई है, एनुअल नहीं बताई, पर क्वार्टर बताई है। मकसद इसको एनुअल करना नहीं है, मकसद है डिमांड का और CH का टाइम पीरियड सेम हो, चाहे दोनों पर मंथ में आ जाए चाहे दोनों पर क्वार्टर में आ जाए, मकसद टाइम पीरियड सेम होना है। दोनों का टाइम पीरियड सेम करना मेन मकसद है। इसके बाद वो कहता है जी कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग दैट स्टॉक आइटम इज 10 रुपीज पर ऑर्डर, दैट इज CO। ये उसकी CO है। एंड एनुअल स्टॉक होल्डिंग, अब ये देखें एनुअल, ये एनुअल बताइए इसने, इज 10%। ये उसने आपको CH बता दी है और ये उसने एनुअल आपको बताई है, वो कह रहे ये एनुअल होल्डिंग कॉस्ट है। जबकि डिमांड उसने आपको क्वार्टरली दी है। अब वो कह रहे थे परचेज कॉस्ट इज 20 रुपीज पर स्टॉक आइटम। इसका मतलब है कि ये हमारी परचेज कॉस्ट है।
पर यूनिट। अब अगर मैंने यहाँ पर अपनी CH कैलकुलेट करनी है तो CH किसके ऊपर अप्लाई होगी परसेंटेज जी? परचेज कॉस्ट के ऊपर। तो CH क्या निकलेगी? ₹20 पर यूनिट, इसका 10%, दैट इज इक्वल्स टू $2 पर यूनिट। अब यहाँ पर एक चीज और करेंगे, क्योंकि डिमांड एनुअल नहीं है तो हम एनुअल डिमांड निकालेंगे। एनुअल डिमांड देखिए उसने बताया 250 यूनिट्स क्वार्टरली। साल में कितने क्वार्टर्स होते हैं स्टूडेंट्स? साल में कितने क्वार्टर्स होते हैं? 4 क्वार्टर्स। तो ये हमारे पास बन जाएगा 1000 पर एनम। यानी कि ये हमारे पास अब डिमांड जो है वो एनुअल निकल आई है। तो ईओक्यू का क्वेश्चन जब भी हम सॉल्व करेंगे तो ईओक्यू की वर्किंग से पहले हमने CH को और डिमांड का जो टाइम पीरियड है वो इक्वल करना है। अब हम इसमें निकालेंगे ईओक्यू। इट्स बेटर कि अगर आप इसकी एक पिक्चर ले लें क्वेश्चन की, ताकि ये बार बार फिर जब आगे हम बात करें तो आपके पास उसका कोई वर्किंग होनी चाहिए। हसन, आई एम नॉट श्योर कि क्वेश्चन उसमें नोट्स में है या नहीं। फिलहाल ले लें पिक्चर, मतलब इसमें कितना टाइम लग जाना। चलें जी, अब इसको सॉल्व करते हैं। हम पहले निकालेंगे इसमें ईओक्यू। टू इंटू डिमांड 1000 इंटू CO जो है हमारे पास वो है 10 डिवाइडेड बाय CH है 2। तो ईओक्यू आपके पास क्या आ जाएगा? हंड्रेड यूनिट्स, शाबाश। अब ये जो आपने 100 यूनिट्स निकाले हैं ये एक ऐसी क्वांटिटी है कि अगर आप हर बार 100 यूनिट्स का ऑर्डर करेंगे, अगर आप हर बार 100 यूनिट्स का ऑर्डर करेंगे तो आपकी एनुअल टोटल कॉस्ट कम हो जाएगी। आपकी एनुअल टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब हम इसमें निकालेंगे नंबर ऑफ ऑर्डर्स। यानी कि अगर हम पूरा साल, अगर हर बार सप्लायर को 100 यूनिट्स का ऑर्डर दें, हर बार सप्लायर को 100 यूनिट्स का ऑर्डर दें, तो ऐसा करने से हमारी पूरे साल की कॉस्ट कितनी बनती है, हमारे पूरे साल में कितने ऑर्डर्स बने। तो यानी कि हमारी डिमांड जो है, जो हमने 1000 खरीदनी है, हमारे कितने ऑर्डर्स में डिमांड पूरी होगी। अब डिमांड देखो हमारे पास 1000 यूनिट्स की है और एक ऑर्डर में हम कितने यूनिट्स मंगवा रहे हैं? 100 यूनिट्स।
तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने होंगे, 10 ऑर्डर्स। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने होंगे, 10 ऑर्डर्स। यानी कि पूरा साल हमें 10 ऑर्डर्स करेंगे तो हमारी ये जो डिमांड है ये 10 ऑर्डरों में पूरी होगी। यानी कि साल में 10 दफा ऑर्डर देके हम अपनी इस डिमांड को पूरा करेंगे। अब आता है जी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर्स। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर का मतलब ये कि एक ऑर्डर से दूसरे ऑर्डर के दरमियान गैप कितना होगा, एक ऑर्डर से दूसरे ऑर्डर में गैप कितने का होगा। यानी कि एक ऑर्डर अगर हम आज कर रहे हैं तो दूसरा ऑर्डर कितने दिनों के बाद करेंगे। तो वेरी सिंपल, 365 डेज होते हैं पूरे साल के, इनको डिवाइड कर दें नंबर ऑफ ऑर्डर्स के साथ। 365 डेज डिवाइडेड बाय 10 ऑर्डर्स, तो ये तकरीबन बन जाता है 36.5 डेज, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली 37 डेज कह सकते हैं। यानी कि अगर एक ऑर्डर हमने आज किया है तो दूसरा ऑर्डर हम अप्रोक्सीमेटली 37 डेज के बाद करेंगे। अगर एक ऑर्डर हमने आज किया तो दूसरा ऑर्डर हम अप्रोक्सीमेटली 37 डेज के बाद करेंगे। अब हम इसकी कॉस्ट की कैलकुलेशन करने लगे, जिसमें सबसे पहले है एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकलेगी, डी ओवर EOQ इंटू CO। डिमांड हमारे पास है 1000, EOQ है हमारे पास 100, इंटू CO हमारे पास है ₹10 पर ऑर्डर। तो हमारी एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट बनी, कितनी बन रही है जी, शाबाश जाहिद साहब। नेक्स्ट, अब इसमें हम निकालेंगे एनुअल होल्डिंग कॉस्ट। एनुअल होल्डिंग कॉस्ट का फॉर्मूला होता है जी EOQ डिवाइडेड बाय 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक इंटू CH। अब EOQ हमारे पास 100 है, डिवाइडेड बाय 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक 0 है, इंटू CH जो है वो भी हमारे पास कितनी है, 2 पर यूनिट। तो ये भी हमारे पास क्या आ गई है, 100 आ गई। अब ये बात याद रखें, एट EOQ एनुअल ऑर्डरिंग एंड एनुअल होल्डिंग कॉस्ट और ऑलवेज इक्वल।
यानी कि ईओक्यू पॉइंट पे आपकी एनुअल ऑर्डरिंग और एनुअल होल्डिंग कॉस्ट जो है वो क्या होंगी, हमेशा बराबर होंगी ईओक्यू पॉइंट पे। यानी कि जो भी क्वांटिटी, जब आप जो क्वांटिटी इस फॉर्मूले से निकली है, जब आप पूरा पीरियड इसी यूनिट्स का, इन्हीं नंबर ऑफ यूनिट्स का ऑर्डर करते रहेंगे, तो ऐसा करने से जो आपकी पूरे साल की टोटल कॉस्ट आएगी, ऑर्डरिंग और होल्डिंग कॉस्ट जो है वो हमेशा सेम आएगी, वो हमेशा सेम होगी। ये इसका फीचर है, ईओक्यू का फीचर है। ठीक है, ये जो क्लेम कर रहा है ना ईओक्यू मॉडल, ये जो थियरिस्ट ने कहा कि जी ये एक मॉडल है जिससे आपके पास एक ऑर्डर साइज निकलेगा, अगर आप हर बार उस क्वांटिटी का ऑर्डर देंगे तो टोटल कॉस्ट कम होगी। तो उस टोटल कॉस्ट के कम होने की मेन वजह ये है, क्योंकि ईओक्यू मॉडल कर क्या रहा है, ईओक्यू मॉडल आपकी एनुअल ऑर्डरिंग और होल्डिंग कॉस्ट को इक्वल कर रहा है। ईओक्यू मॉडल क्या कर रहा है, एनुअल ऑर्डरिंग और एनुअल होल्डिंग कॉस्ट को इक्वल कर देता है, बराबर कर देता है, जिसकी बेस पर आपकी एनुअल टोटल कॉस्ट कम हो जाती है। बेसिक मकसद ये है। अगर मैं 100 यूनिट से ज्यादा क्वांटिटी का ऑर्डर करूं तब भी मेरी टोटल कॉस्ट ज्यादा आएगी। अगर मैं 100 यूनिट से कम यूनिट्स का ऑर्डर करूंगा तब भी मेरी टोटल कॉस्ट ज्यादा आएगी। वजह, मेरी ऑर्डरिंग और होल्डिंग कॉस्ट इक्वल नहीं रहेंगी, जिसकी वजह से मेरी टोटल कॉस्ट ज्यादा आ रही होगी। अब इसमें मैं ऐड करूंगा एनुअल परचेज कॉस्ट। एनुअल परचेज कॉस्ट का फॉर्मूला डी इंटू परचेज कॉस्ट। डिमांड कितनी है, 1000 यूनिट्स की, और परचेज कॉस्ट कितनी है, ₹20 पर यूनिट। ये बन जाएगी 20,000। और ये आपकी बन जाएगी टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट 20,200। यानी कि अगर हम पूरा साल, पूरा पीरियड, हर बार सप्लायर को 100 यूनिट्स का ऑर्डर करते रहेंगे, तो 100 यूनिट्स का ऑर्डर करने से होगा ये कि हमारी पूरे साल की जो टोटल कॉस्ट है वो 20,200। पूरे साल की जो हमारी एनुअल टोटल कॉस्ट होगी वो कितनी होगी, 20,200 की। अगर मैंने 100 यूनिट से ज्यादा यूनिट्स का ऑर्डर किया, अगर मैं 100 से ज्यादा यूनिट्स का ऑर्डर करूं तब भी मेरी टोटल कॉस्ट 20,200 से ज्यादा आएगी। और अगर मैं 100 यूनिट से कम यूनिट्स का ऑर्डर करूं तो तब भी मेरी टोटल कॉस्ट 20,200 से ज्यादा आएगी। उसकी वजह वही एनालिसिस है जो हमने शुरू में डिस्कस किया, ये वाला। ज्यादा क्वांटिटी ऑर्डर करने से हमारी होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाती है, और होल्डिंग के बढ़ने से हमारी टोटल कॉस्ट बढ़ती है। और अगर हम थोड़ी क्वांटिटी का ऑर्डर करते हैं तो होल्डिंग तो कम हो जाती है, लेकिन फिर परचेज और ऑर्डरिंग कॉस्ट इतनी बढ़ जाती है कि वो हमारी टोटल कॉस्ट को बढ़ा देती है। तो ईओक्यू मॉडल को यूज करने का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हम अपनी टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट को मिनिमाइज करें। अब ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये सब लोग सुन लें। ईओक्यू मॉडल यूज करने का मकसद एनुअल टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट को रिड्यूस करना है। टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट को रिड्यूस करना मेन मकसद है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, एनुअल टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट को मिनिमाइज करना। मतलब अगर हमारा मकसद ऑर्डरिंग कॉस्ट को कम करना या होल्डिंग कॉस्ट को कम करना होता तो वो तो क्वांटिटी के कम या ज्यादा यूनिट्स के ऑर्डर करने से भी हो जाता। लेकिन ईओक्यू मॉडल यूज करने का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हम अपनी टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट जो स्लाइड है, इसमें ईओक्यू का ग्राफ यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है।
अब ईओक्यू के ग्राफ के ऊपर क्या हो रहा है, ये हमारी होल्डिंग कॉस्ट है, क्योंकि जैसे जैसे हम यूनिट्स बढ़ाते जाएंगे तो हमारी होल्डिंग कॉस्ट बढ़ती जाएगी। और ये हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट है, ये हमारी क्या है, ऑर्डरिंग कॉस्ट। और ये हमारी जो है टोटल कॉस्ट है हमारी। अब ये ग्राफ में वही बात आपको समझाना चाह रहा है कि ये जो पॉइंट है, यहां पर आपकी एनुअल ऑर्डरिंग और होल्डिंग कॉस्ट बराबर है, सो दैट इज योर ईओक्यू पॉइंट। और ये ईओक्यू पॉइंट पे टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट एट ईओक्यू। ये ईओक्यू पॉइंट पे टोटल कॉस्ट है आपकी। तो इस ग्राफ में वो यही कहना चाह रहा है कि अगर हम ईओक्यू से कम यूनिट्स का ऑर्डर कर रहे हैं तो तब भी हमारी टोटल कॉस्ट ज्यादा है, और अगर ईओक्यू से ज्यादा यूनिट्स का ऑर्डर कर रहे हैं तो तब भी टोटल कॉस्ट ज्यादा है। सो ईओक्यू पॉइंट पे एक ऐसा पॉइंट है जिसपे आपकी एनुअल टोटल कॉस्ट क्या हो जाती है, मिनिमाइज हो जाती है। आपकी एनुअल टोटल कॉस्ट क्या हो जाती है, मिनिमाइज हो जाती है। और उसके मिनिमाइज होने की वजह क्या है कि आपकी एनुअल ऑर्डरिंग और एनुअल होल्डिंग कॉस्ट इस पॉइंट पे बराबर होती है। जी स्टूडेंट्स, इज दैट क्लियर और नॉट? अच्छा लिसन, अब यहाँ पे मैं 10 मिनट्स की ब्रेक ले रहा हूँ, नमाज पढ़ लें आप लोग भी, क्योंकि इसके बाद एक तो इस मॉडल की assumptions हैं और फिर इसकी मटेरियल की एंट्रीज हैं जो हमने करनी है, तो ये चैप्टर फिर हमारा इंशाल्लाह वाइंड अप हो जाएगा। सो 10 मिनट्स की ब्रेक कर लें, इसके बाद फिर यहीं से शुरू करते हैं।
जी स्टूडेंट्स, आप लोग आ गए हैं वापस नमाज से? ओके, हो गया। अच्छा, अब ये जो चीज हम डिस्कस करने लगे हैं इसको जरा तवज्जो से सुने, बात आसान सी है, मुश्किल नहीं है। इसमें कुछ यूं है कि हमने ईओक्यू मॉडल पढ़ लिया, उसका ग्राफ भी डिस्कस कर लिया, लेकिन अब जाहिर है जब भी कोई थ्योरी या कोई मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया जाता है तो उसके साथ उसको यूज करने के हवाले से कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी होती हैं, कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, कुछ चीजें होती हैं जिनको फॉलो करके, कंप्लीट करके, उन कंडीशंस को मीट करके आप फिर ही वो मॉडल यूज कर सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पे कुछ अजम्पशंस कह लें या लिमिटेशंस कह लें कि अगर आप ईओक्यू मॉडल फॉलो करेंगे तो आपको इन चीजों का ख्याल रखना होगा। नंबर 1, यानी कि ये कंडीशंस पूरी हों तो आप ईओक्यू मॉडल यूज कर सकते हैं। अब इसमें जो पहली कंडीशन है, डिमांड इज कांस्टेंट, यानी कि जो आपकी एनुअल डिमांड है, जो आपका एनुअल यूसेज है, वो फिक्स है, वो वेरी नहीं करेगा ड्यूरिंग द पीरियड। यानी कि उस साल के अंदर उसके यूसेज में कोई वेरिएशन नहीं आएगी, कि मतलब ऐसा नहीं होगा कि ड्यूरिंग द ईयर आप कहेंगे नहीं नहीं अब हमारी डिमांड बढ़ गई है, ये चीज नहीं होगी। पूरा साल जो आपकी डिमांड है वो फिक्स रहेगी, वो वेरिएशन उसमें नहीं आएगी। सेकंड, कहता जी लीड टाइम इज फिक्स और जीरो। कहता है या तो लीड टाइम फिक्स है या फिर लीड टाइम जीरो है, यानी कि या तो जो सप्लायर है वो आपको फॉर एग्जांपल अगर आपका सप्लायर कहता है जी मैं आपको सप्लाई दूंगा 3 दिन में, तो वो हमेशा 3 दिन में ही देगा, यानी कि कभी वो लेट नहीं हो सकता। या फिर वो कहता है कि दूसरी सूरत में या तो लीड टाइम हो ही ना, यानी कि आप ऑर्डर करें उसी वक्त चीज आपको मिल जाए, तो फिर ही आप मॉडल फॉलो कर सकते हैं। फिर वो कहता है कि जो परचेज कॉस्ट है वो पर यूनिट कांस्टेंट रहेगी थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द पीरियड। आपकी जो परचेज कॉस्ट है वो चेंज नहीं होगी, यानी कि अगर कोई डिस्काउंट है तो वो आपने वेल कर लिया, वो फिर पूरा साल, मतलब ये चीज पॉसिबल है कि आपने सप्लायर के साथ कोई एक प्राइस फाइनलाइज कर ली, सेट कर ली, डिसाइड कर ली, अब वो पूरा साल चेंज ना हो, ये पॉसिबल हो सकती है। फिर कहता है जी होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट आपकी कांस्टेंट रहेगी। फिर कहता है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कांस्टेंट होगी रिगार्डलेस ऑफ द साइज ऑफ द ऑर्डर, यानी कि उस साइज में, उस ऑर्डर में कितने यूनिट्स आप मंगवा रहे हैं ये चीज उसको मैटर नहीं करेगी, यानी कि हम एक ऑर्डर में कितने यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं ये चीज उसको मैटर नहीं करेगी। हम एक ऑर्डर में कितने यूनिट्स मंगवा रहे हैं ये चीज इसको मैटर, इसको अफेक्ट नहीं करेगी। अब ये जहां पे इस तरह का, इस तरह से आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट चार्ज हो रही हो तो फिर वहीं पे ये सूटेबल होगा, और जहां पे इस तरीके से ऑर्डरिंग कॉस्ट चार्ज नहीं हो रही फिर आप वहां पे ईओक्यू मॉडल यूज नहीं कर सकते। देयर इज नो सेफ्टी स्टॉक, कहता है कि जी कोई सेफ्टी स्टॉक नहीं हुआ। देयर इज नो सेफ्टी स्टॉक, कहता है कि कोई सेफ्टी स्टॉक नहीं है। अच्छा, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, देयर इज नो सेफ्टी स्टॉक का अब बाज लोग इसका मतलब खुद ही अपने तौर पे अखज कर लेते हैं कि जी ईओक्यू मॉडल यूज करेंगे तो सेफ्टी स्टॉक नहीं रख सकते, जबकि ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। ये जो उसने यहाँ पे लिखा है देयर इज नो सेफ्टी स्टॉक, इसका मतलब सिर्फ ये है कि अगर आप ईओक्यू मॉडल यूज कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ्टी स्टॉक अपने पास मेंटेन कर सकते हैं, सेफ्टी स्टॉक रख सकते हैं, लेकिन वो सेफ्टी स्टॉक आपकी डिमांड के अलावा होना चाहिए, यानी कि आपकी डिमांड के अंदर कोई सेफ्टी स्टॉक शामिल नहीं होना चाहिए। आपकी डिमांड के अंदर कोई सेफ्टी स्टॉक शामिल नहीं होना चाहिए। फिर वो कहते हैं एवरेज स्टॉक कॉन्सेप्ट। अब एवरेज स्टॉक कॉन्सेप्ट के कई मीनिंग्स बनते हैं। वो कहते हैं जी एवरेज स्टॉक कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि आपकी जो प्रोडक्शन है वो एक कांस्टेंट रेट से, एक स्मूथ फ्लो से होगी, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि कभी प्रोडक्शन ज्यादा होगी किसी पीरियड में, किसी पीरियड में प्रोडक्शन कम होगी, ये चीज नहीं होगी। आपकी जो प्रोडक्शन है वो एक कांस्टेंट रेट से, एक स्मूथ फ्लो से चलेगी, एक कांस्टेंट रेट से प्रोडक्शन होगी, फिर आप ईओक्यू मॉडल यूज कर सकते हैं। अब ये जो
EOQ मॉडल की जो हम अजम्पशंस पढ़ रहे हैं, ये जो लिमिटेशंस हम पढ़ रहे हैं, इसमें से कुछ अजम्पशंस या कुछ लिमिटेशंस तो प्रैक्टिकल है, यानी कि वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि ऐसा हो सकता है या हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इसमें से कुछ अजम्पशंस अनरियलिस्टिक नहीं है। प्रैक्टिकली उन चीजों को लेके चलना, जैसे वो सप्लायर था कि जी सप्लायर आपको 3 दिन में सप्लाई देगा, अब ये जी सप्लायर हमेशा ही 3 दिन में सप्लाई दे, ये पॉसिबल नहीं है। समटाइम कुछ फैक्टर सप्लायर के भी कंट्रोल में नहीं होते। अब मार्केट में एक चीज अवेलेबल नहीं है तो वो आपको 3 दिन में सप्लाई कैसे, ठीक है। तो ये फैक्टर्स जो है कुछ कॉन्ट्रडिक्टरी हैं, ये रियलिस्टिक नहीं है, जिसकी वजह से ये 100% आप इसके ऊपर हमेशा कायम नहीं रह सकते। जब आप इसके ऊपर पूरी तरह से कायम नहीं रह सकते, तो इसलिए EOQ मॉडल फिर क्यामत तक नहीं चलेगा। मतलब बिजनेसेस जो है वो EOQ मॉडल को जस्ट एज ए स्टार्टिंग टूल के तौर पे यूज करते हैं। बिजनेसेस जो है वो इसको क्या करते हैं, जस्ट इसको एज ए स्टार्टिंग टूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। यानी कि एक फॉर एग्जांपल अगर हम एक बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं और हमें समझ नहीं आ रहा कि हम एक बार में कितने यूनिट्स मंगवाएं, तो हमने EOQ मॉडल को यूज करना शुरू कर दिया। या जैसे अभी हमने एक एग्जांपल की है, उसमें हमारा EOQ मॉडल 100 यूनिट्स निकला था। अब प्रैक्टिकली जो होता है, मैं अब आपके साथ वो चीज शेयर करने लगा, मतलब हम ये नहीं होगा कि अब हम क्यामत तक 100 यूनिट्स ही ऑर्डर करते रहेंगे। प्रैक्टिकल सिनेरियो ये होता है कि हमने सप्लायर को एक बार ऑर्डर किया, ठीक है, और सप्लायर ने क्या किया, 100 यूनिट्स का ऑर्डर दे दिया, फिर एक बार फिर हमने उसको 100 यूनिट्स का ऑर्डर दिया, फिर हमने कुछ अर्से के बाद 37 डेज के बाद फिर एक 100 यूनिट्स का ऑर्डर दिया। जब हमने उसको 3 4 5 मरतबा कंसिस्टेंटली उसको 100 यूनिट्स का ऑर्डर दिया, तो सप्लायर ने इस चीज को नोट किया। जी वो टू कांस्टेंट है जाहिद साहब। तो बेसिकली सप्लायर ने कहा कि जी आप हर दफा 100 यूनिट्स ऑर्डर करते हैं, तो आप ऐसा करें, आप मुझे 200 यूनिट्स का ऑर्डर दें, मैं आपको डिस्काउंट दूंगा। सप्लायर ने आपको एक डिस्काउंट ऑफर कर दिया ना, आप 100 यूनिट्स का ऑर्डर कर रहे थे, सप्लायर ने कहा यार हर दफा 100 यूनिट्स मंगवाते हो, तो चलो मेरी तरफ से एक ऑफर है कि अगर 100 की बजाय 200 यूनिट्स का ऑर्डर करोगे तो मैं आपको इतने % डिस्काउंट दे दूंगा परचेज प्राइस। अब हम फौरन उसके डिस्काउंट ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर लेते, हम उसको फिर ये देखते हैं कि क्या ये डिस्काउंट लेने के बाद मेरी जो टोटल कॉस्ट है, जो आएगी, जो बनेगी आफ्टर डिस्काउंट, वो मेरी करंट कॉस्ट से कम होगी या नहीं होगी। यानी कि डिस्काउंट अवेल करने के बाद अगर तो मेरी टोटल कॉस्ट कम आती है तो उसकी ऑफर मेरे लिए फिजिबल है, सूटेबल है। लेकिन अगर मेरी टोटल कॉस्ट उसकी ऑफर के बावजूद ज्यादा आ रही है, तो इसका मतलब है कि उसकी ऑफर मेरे लिए वैलिड नहीं है, उससे तो मेरा सिर्फ खर्चा बढ़ रहा है, मेरा कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, कोई फायदा नहीं हो रहा, तो हम उसकी ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करें क्योंकि कोई बेनिफिट नहीं। बात समझ में आई? और अगर उसका डिस्काउंट हमें सूट कर जाता है, यानी कि उसकी डिस्काउंट पे हमारी टोटल कॉस्ट कम बनती है, तो हम उसकी ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं। हम उसकी ऑफर को क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। हम उसकी ऑफर को क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। और फिर क्या करेंगे, फिर उससे ऑनवर्ड हम उसको 200 यूनिट्स का ऑर्डर किया करेंगे। तो प्रैक्टिकली ये चीज इस तरीके से होती है, और इसका मतलब है कि जब हम इस तरीके से ये चीज करेंगे तो हम अपने EOQ मॉडल से हट जाएंगे, खत्म हो गया EOQ। अगर हमें सप्लायर की ऑफर एक्सेप्ट सूट कर जाए, तो प्रैक्टिकली ये चीज इस तरीके से होती है। तो ये बिजनेसेस जो हैं वो इसको जस्ट एक स्टार्टिंग टूल के तौर पर जरूर यूज करते हैं, लेकिन ये कह देना कि हम फॉर एवर इस पे रहेंगे, ये पॉसिबल नहीं है, किसी भी बिजनेस के लिए पॉसिबल नहीं। अब यहाँ पर है जी कुछ अकाउंटिंग एंट्रीज हैं रिगार्डिंग मटेरियल। मटेरियल की अकाउंटिंग एंट्रीज है। देखिए जी, इसमें 2 किस्म के सिस्टम्स फॉलो किए जाते हैं। एक है आपका इंटीग्रेटेड सिस्टम,
कॉस्ट अकाउंट्स बनाने का एक सिस्टम क्या है, इंटीग्रेटेड सिस्टम, और एक सिस्टम है इंटरलॉकिंग सिस्टम। दो किस्म के सिस्टम्स फॉलो होते हैं। इंटरलॉकिंग सिस्टम ये कहता है single set of accounts single set of account is maintained single set of account is maintained by merging financial and मैनेजमेंट अकाउंट्स। ये इंटरलॉकिंग सिस्टम कहता है। वो कहता है कि जी आप सिंगल सेट ऑफ अकाउंट्स बनाएंगे फाइनेंशियल और मैनेजमेंट अकाउंट्स को मर्ज करके, जबकि इसके बरक्स जो इंटरलॉकिंग सिस्टम है वो कहता है जी टू सेपरेट sets of accounts financial and management are maintained at the same time. Two separate sets of accounts, financial and management, are maintained at the same time. यानी कि आप इनको सेपरेटली मेंटेन करेंगे एट द सेम टाइम। अब अगर हम मटेरियल खरीदते हैं, हमने अगर मटेरियल परचेज किया है तो उसकी एंट्री इंटीग्रेटेड सिस्टम में बनेगी मटेरियल का अकाउंट डेबिट और क्रेडिटर्स अकाउंट या कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट या पेएबल अकाउंट क्रेडिट। लेकिन अगर यही एंट्री हमने इंटरलॉकिंग सिस्टम में पास की है तो हमारा मटेरियल अकाउंट तो डेबिट होगा लेकिन क्रेडिट हम करेंगे कॉस्ट लेजर अकाउंट। कॉस्ट लेजर अकाउंट जो होता है ये फाइनेंशियल आइटम्स को रिकॉर्ड करने के लिए बनता है। तो रिकॉर्ड फाइनेंशियल आइटम्स। फाइनेंशियल आइटम्स का मतलब है कि हमने अगर किसी भी किस्म की कोई पेमेंट करनी है तो वो फाइनेंशियल आइटम। अगर हमने किसी भी चीज की किसी भी किस्म की कोई पेमेंट करनी है तो वो जो पेमेंट हम करेंगे वो हमारी क्या है, एक फाइनेंशियल आइटम है। देखो हमने कुछ भी अगर किसी भी चीज के लिए अगर हम पे करते हैं तो वो हमारे लिए कॉस्ट है। अगर हम किसी भी चीज के लिए पे करते हैं तो वो हमारे लिए क्या है, कॉस्ट है। तो अगर हमने किसी भी किस्म की कोई पेमेंट करनी है वो हमारी फाइनेंशियल आइटम्स है। तो फाइनेंशियल आइटम्स को हम कॉस्ट लेजर अकाउंट में रिकॉर्ड करें। जैसे क्रेडिटर्स हमारे पेएबल हैं तो एक फाइनेंशियल आइटम है, तो ये हमारे लिए क्या है, कॉस्ट है, हम इसको कॉस्ट लेजर अकाउंट में डालेंगे। एग्री? इसके बाद डायरेक्ट मटेरियल इशूड टू प्रोडक्शन। अगर हम कोई डायरेक्ट मटेरियल इशू करते हैं प्रोडक्शन के लिए, देखिए मटेरियल अगर इशू होगा तो इसका मतलब है कि मटेरियल कम हो रहा है, स्टोर में से मटेरियल कम हो रहा है, मटेरियल में कमी आ रही है। तो मटेरियल में जो कमी आएगी मटेरियल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। मटेरियल में जो कमी आ रही है वो क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि मटेरियल आपका एसेट है, अगर एसेट डिक्रीज हो तो क्रेडिट होता है। और मटेरियल गया किधर, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में। डायरेक्ट कॉस्ट हमेशा वर्क इन प्रोग्रेस में जाती है।
डायरेक्ट कॉस्ट हमेशा किस में जाती है? वर्क इन प्रोग्रेस में, यानी कि ये आपका प्रोडक्शन फेज है, यानी कि जब आपकी प्रोडक्ट बन रही है तो ये आपके वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट को डेबिट कर देगा। और अगर इसमें से ये जो मटेरियल आपने इशू किया, अगर इसमें से कुछ मटेरियल बच के वापस आ जाए तो ये एंट्री रिवर्स हो जाएगी। ज़ाहिर है मटेरियल वापस आया यानी कि मटेरियल में इजाफा हो रहा है, तो मटेरियल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। इज डेट क्लियर और नॉट? यस और नो? मटेरियल रिटर्न नोट आएगा, मटेरियल रिटर्न होगा गुड्स रिटर्न नोट के साथ। स्टूडेंट्स ये जो एंट्री है ये एंट्रीज जो हैं ये यही हैं जो एग्जाम में आएंगी, यानी कि इनके अलावा कोई और एंट्री टेस्ट नहीं होगी। और मटेरियल इशू होता है मटेरियल रिक्विजिशन की बेस पे, यानी कि अगर किसी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने मटेरियल रिक्विजिशन भेजी है तो उसके बेस पे फिर आप मटेरियल इशू करते हैं। और अगर उसमें से कुछ मटेरियल प्रोडक्शन वाला वापस भेज दे तो आपका मटेरियल अकाउंट बढ़ जाता है, मटेरियल डेबिट हो जाता है और वर्क इन प्रोग्रेस क्रेडिट। अब इसी तरीके से अगर कोई इनडायरेक्ट मटेरियल आपने इशू किया है तो ज़ाहिर है इसके अगेंस्ट भी कोई मटेरियल रिक्विजिशन आई होगी। और इनडायरेक्ट कॉस्ट कहाँ जाती हैं? ओवरहेड्स में। अगर हमने वो इनडायरेक्ट कॉस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट के लिए की है तो प्रोडक्शन ओवरहेड में डेबिट होगी। और दूसरी तरफ चूंकि मटेरियल कम हो रहा है तो मटेरियल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर कोई इनडायरेक्ट मटेरियल रिटर्न होता है, अगेन यहाँ पे गुड्स रिटर्न नोट आएगा। गुड्स रिटर्न नोट के साथ कोई चीजें हम वापस करते हैं स्टोर्स को तो मटेरियल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा? क्रेडिट। फाइनली एंड पर अब हमारे पास इसका एक टी अकाउंट है मटेरियल का। ये इस मटेरियल की अकाउंट की ये इसकी डेबिट साइड है और ये इसकी क्रेडिट साइड है। अब इसमें ये जो चार चीजें हैं जिनके साथ मैं टिक लगा रहा हूं ये मटेरियल अकाउंट में लाजमी होती हैं। बाकी चीजें अगर तो उसने क्वेश्चन में बताई हैं तो होंगी, अगर नहीं बताई तो नहीं होंगी। किसी को कोई इशू जी इस टी अकाउंट के हवाले से? मटेरियल के टी अकाउंट के हवाले से किसी का कोई सवाल? इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस ही आपका हो गए। नहीं हसान, इसमें जो रिटर्न टू स्टोर है, रिटर्न टू स्टोर का मतलब ये है कि अगर इस इशू में से कुछ मटेरियल वापस जा रहा है स्टोर में, जैसे भी हमने कहा ना मटेरियल इशू हुआ तो हमने इशू कर दिया। अगर तो वर्क इन प्रोग्रेस लिखा होता है इसका मतलब डायरेक्ट मटेरियल इशू हुआ, और अगर बाज जगह पे इशू की बजाय प्रोडक्शन ओवरहेड लिखा होता है तो इसका मतलब इनडायरेक्ट मटेरियल इशू। तो जो हमने मटेरियल इशू किया था अगर उसमें से कुछ वापस आया है तो ये वो रिटर्न है। तो ज़ाहिर है मटेरियल वापस आएगा तो वो मटेरियल अकाउंट को बढ़ाएगा। और ये जो रिटर्न टू सप्लायर है ये आपकी परचेजेस में से रिटर्न हुआ है, रिटर्न टू सप्लायर।
जी, रिटर्न टू सप्लायर का मतलब सेल्स रिटर्न है। सेल्स रिटर्न मतलब उसके लिए होगी, हमारी तरफ से तो परचेज रिटर्न है ना, क्योंकि हमने तो खरीदा है। ओके जी, ये चैप्टर था मटेरियल का। तो अब इंशाल्लाह मंडे को आपसे मुलाकात होगी। आप लोगों ने इस चैप्टर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस लाजमी कर कर आने हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज। नहीं आसान, जो सेल्स, जो रिटर्न टू स्टोर है वो रिटर्न टू सेल्स, सेल्स रिटर्न्स नहीं है, वो आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से मटेरियल वापस जा रहा है।